1979, एक साल जिसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। तेहरान की सड़कों पर लाखों लोग और एक आवाज जो सब कुछ तब्दील कर देगी। लेकिन यह सिर्फ ईरान की कहानी नहीं है, यह है दो ताकतों की जंग। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका, दूसरी तरफ एक इस्लामी इनकलाब जो अभी शुरू हुआ था, और बीच में 1.4 बिलियन मुसलमानों का मुस्तकबिल। ये दुश्मनी क्यों शुरू हुई और क्यों आज भी 45 साल बाद पूरी इस्लामी दुनिया इसकी कीमत चुका रही है। 1953 कहानी यहीं से शुरू होती है। ईरान में एक बादशाह बैठा था। नाम था शाह मोहम्मद रेजा पहलवी। दिखने में शहंशाह, लेकिन हकीकत में अमेरिका का पपेट। 1953 में एक गुप्त ऑपरेशन चला, ऑपरेशन एजैक्स, जहां एक मुंतखब प्राइम मिनिस्टर को गिरा दिया गया। उसका जुर्म क्या था? बस इतना कि उसने ईरान का तेल ईरानियों को देना चाहा। लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। बादशाह को तख्त पर बिठा दिया गया और ईरान का तेल मल्टीनेशनल कंपनीज के हवाले कर दिया गया। अगले 25 साल तक ये मुल्क मिडल ईस्ट में अमेरिका का किला बनकर रहता रहा। क्या शाह का असली चेहरा क्या था? एक गुप्त पुलिस लोगों के दिलों में खौफ पैदा करती थी। जो मुखालिफत करता उसे टॉर्चर, कत्ल और लापता कर दिया जाता। उलेमा कैद, इस्लामी कीमतें कुचली गईं, जबरदस्ती मगरबी तहजीब थोपी गई। शाही महलों में जश्न, दूसरी तरफ भूख और जिल्लत में डूबी अवाम। मगर तारीख कहती है, जुल्म का निजाम हमेशा नहीं रहता। कोम सिटी, 1960s की दशक। यहां एक बुजुर्ग आलिम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। नाम है उनका रूहुल्लाह खुमैनी। 1963 में जब शाह ने औरत और उलेमा के खिलाफ कानून बनाए, खुमैनी ने खुलकर मुखालफत की। ये शाह अमेरिका का नौकर है, उन्होंने कहा। नतीजा 15 साल की जिलावतनी, पहले टर्की, फिर इराक, फिर फ्रांस। लेकिन एग्जाइल ने उन्हें कमजोर नहीं किया, बल्कि और मजबूत बना दिया। उनके खुतबात कैसेट टेप्स में सीक्रेटली ईरान में डिस्ट्रीब्यूट होते रहे, और हर टेप एक इनकलाब का पैगाम लेके आती थी। जनवरी 16, 1979, शाह ईरान छोड़कर भाग गया, और जब फरवरी 1 को इमाम खुमैनी 15 साल बाद वापस आए, तो लगता था पूरी जमीन हिल रही हो। तीनों तरफ बस लोग ही लोग, 30 लाख से ज्यादा, आंखों में आंसू, दिलों में जज्बा। दुनिया ने ऐसी कुव्वत पहले कभी नहीं देखी थी। बिना किसी आर्मी के, बिना किसी वेपन के, सिर्फ ईमान की ताकत से पूरा निजाम बदल गया। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का ऐलान हुआ, और अमेरिका की 25 साल की प्लानिंग बस 25 दिन में मिट्टी हो गई। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। असली जंग अभी बाकी थी। नया ईरान पैदा हो चुका था, लेकिन उसको गिराने के लिए हर तरफ से साजिशें शुरू हो गईं, और इनकलाब को अब सिर्फ जीतना नहीं, जिंदा भी रखना था। नवंबर 4, 1979, तेहरान में अमेरिकन एम्बेसी। 400 ईरानियन स्टूडेंट्स ने एम्बेसी पर धावा बोल दिया, और 52 अमेरिकन डिप्लोमैट्स को 444 दिन तक यरगमाल बनाकर रखा। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने भागे हुए शाह को अपने यहां मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ले लिया था। ईरान कहता था, शाह को वापस भेजो, उसकी करप्शन और क्राइम्स का ट्रायल हो। लेकिन अमेरिका कैसे मान सकता था? पूरी दुनिया शॉक्ड थी। किसने सोचा था कि कोई कंट्री अमेरिका को ऐसे चैलेंज कर सकती है? अमेरिकन प्रेसिडेंट जिमी कार्टर हेल्पलेस हो गए। ये वो पल था जब ईरान अमेरिका दुश्मनी परमानेंट बन गई। लेकिन अमेरिका हार नहीं मान सकता था। 1980 में अमेरिका ने एक नया खेल खेला। इराक के डिक्टेटर सद्दाम हुसैन को ईरान पर हमला करने के लिए वेपन्स, पैसे, इंटेलिजेंस सब कुछ दिया। सितंबर 22, 1980 जंग शुरू हुई। अगले 8 साल 10 लाख लोग शहीद हो गए। सद्दाम ने केमिकल वेपन्स यूज किए, इंटरनेशनल लॉ तोड़ दिए, लेकिन अमेरिका चुप रहा। क्योंकि मकसद क्या था? इस्लामिक रिपब्लिक को तबाह करना। लेकिन ईरान के नौजवान
अपनी जान देकर मुल्क बचाते रहे। ये वो जंग थी जो मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे खूनरेज जंगों में से एक है और जिसकी असली जिम्मेदार अमेरिका था। जंग के बाद भी अमेरिका का वार खत्म नहीं हुआ, बस अंदाज बदल गया। इस दफा वेपन बॉम्ब्स नहीं बल्कि सैंक्शंस थे। ऑयल एक्सपोर्ट्स, बैंकिंग सिस्टम, मेडिकल सप्लाईज, टेक्नोलॉजी, हर चीज पर पाबंदी। आम लोगों की जिंदगी धीरे धीरे घुटने लगी। कैंसर के मरीज दवा तक से महरूम। माँ बाप अपने बच्चों के लिए बेसिक मेडिसिन तक ढूंढ नहीं पा रहे। नॉर्मल जिंदगी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गई। लेकिन क्यों? अमेरिका कहता है न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम रोक दो, मगर हकीकत कुछ और है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट्स बार बार कहती हैं ईरान ने कभी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाया, कोई सबूत नहीं। फिर ये सारी पाबंदियां क्यों? जवाब साफ है। ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका की पॉलिसीज को चैलेंज करता है, इजराइल के एक्सपेंशन को चैलेंज करता है, और यही बात सबसे ज्यादा चुभती है। इसलिए सजा भी सबसे बड़ी दी जा रही है। लेकिन ये कहानी सिर्फ ईरान की नहीं है, ये है पूरी इस्लामी दुनिया की आजमाइश। एक तरफ सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट जो अमेरिका के साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ ईरान, सीरिया, लेबनान का कुछ हिस्सा जो मुकाबला कर रहे हैं। और बीच में यमन, इराक, पैलेस्टाइन, सीरिया, लिबिया, जहां मुस्लिम्स से लड़ रहे हैं। लाखों बच्चे भूख से मर रहे हैं, लाखों लोग घर से बेदर हैं। और ये सब कुछ किस लिए? अमेरिका हर साल $200 बिलियन के वेपन्स मिडल ईस्ट के मुल्कों को बेचता है, और ये हथियार मुसलमानों पर इस्तेमाल करते हैं। ये है वो सख्त हकीकत जिससे हम नजरें चुरा रहे हैं। और अगर बात फलस्तीन की करें तो पिक्चर और भी ज्यादा साफ हो जाती है। ईरान अकेला मुस्लिम मुल्क है जो ओपनली फलस्तीन की हिफाजत करता है, फाइनेंशियल एड, वेपन्स, ट्रेनिंग, सब कुछ। लेकिन बाकी मुस्लिम गवर्नमेंट्स खामोश, या फिर इजराइल के साथ पीस डील्स कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल की पार्टनरशिप और मुस्लिम कंट्रीज की तफरीक, ये है वो फॉर्मूला जो फलस्तीन की तबाही का सबब बना। 75 साल से फलस्तीनी अपने ही घर में रिफ्यूजीज बनकर रह रहे हैं। और ईरान अमेरिका दुश्मनी का एक बड़ा सबब ये भी है कि ईरान ने फलस्तीन का साथ नहीं छोड़ा। इजराइल की सिक्योरिटी अमेरिका की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, और जो भी इजराइल को चैलेंज करे वो अमेरिका का दुश्मन है।